नाश्ते की टेबल पर बैठी अन्नू की सास उसे आवाज लगाती है। अरे बहू जरा आम का अचार तो लाना। अरे रहने दे अन्नू, 2 बार बुला चुकी है तो अब तक अपनी बहू को। पता चला तीसरी बार वो आई तो खाने का प्लेट ही उठाकर चली गई। अरे ऐसा क्यों करेगी वो? प्रिया ने अकेले सारी तैयारियां थोड़ी ना की है। सब कुछ करके दिया था मैंने। उसे तो बस खाना गरम करके लाने भर का तो काम है। उसमें भी चिढ़ने लगी फिर क्या हो गया? टेबल पर हमेशा मैं 2 तरह के अचार और प्याज काट कर रखती हूँ। पर आज जरा इधर-उधर के काम में छूट गया। तो चुप से बैठ ना, वो आएगी अभी लेकर। किचन से अचार की खाली बरनी लाकर प्रिया डाइनिंग टेबल पर रख देती है। मम्मी जी, आपके लिए अचार। ये क्या मजाक है बहू? ये तो खाली बरनी है। ऐसे सभी के सामने लाकर रख दी तूने खाली बरनी? यह सब कौन है मम्मी जी? बस पुष्पा मौसी जी ही है ना? अब जिनका बैंक का खाता खुद खाली पड़ा है, वो क्या खाली बरनी से नाराज होंगी? है ना मौसी जी? मेरे तेरे बीच की सारी बातें तुझे इस तरह अपने घर वालों को नहीं बतानी चाहिए थी अन्नू। मैं तो बस घर को अपना मायका समझती थी, इसलिए मन की बातें तुझे कह दिया करती थी। अब मुझे क्या पता था मेरी बातों का इस तरह मज़ाक बनाया जाएगा। अरे नहीं, नहीं पुष्पा, ये तो कुछ भी बोलती है। पुष्पा अरे मेरी बात तो सुन पुष्पा, रुक। पुष्पा की आंखें भीग जाती है और वो सभी के सामने से डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। दिस इज रॉन्ग प्रिया। तुम कभी बोलने के पहले सोचती क्यों नहीं हो? और अचार नहीं था तो मम्मी से कह देती या मुझे टेक्स्ट कर देती। ऐसे खाली अचार की बन्नी लाकर रख देना और उसे मौसी जी के फाइनेंशियल स्टेटस से कंपेयर करना, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। अरे तो इसमें गलत क्या है? और आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसी जी मुझसे नाराज होकर बाहर गई हैं? आँख में कुछ पड़ गया होगा उनके। मुझे तो उनके घर से कब से आवाज़ आ रही थी सीट की। मुझे तो कब से उनके घर से आवाज़ आ रही थी सीटी की। कुकर चढ़ाकर आई होंगी ना मौसी जी। और क्या है ना, अपने घर पर खाना तो खुद ही बनाती है। हमारे घर की तरह थोड़ी ना है कि सास आराम से बैठकर खा रही हो और बहू बार-बार रसोई से भागती हुई आ रही हो। मेरा खाना हो गया प्रेम। तेरे पापा को कुछ ज़रूरत हो तो उन्हें दे देना। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? प्रिया, मम्मी का मूड ऑफ कर दिया तुमने। बेचारी आधा पेट खाकर उठ गई। ये सुनते ही प्रिया अपनी सास वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है। ये तीसरी रोटी खा रही थी मम्मी जी। आप ही बताइए, पापा जी, हर रोज ज्यादा खाने के कारण रात में मम्मी जी के पेट में दर्द कैसे हो जाता है? अभी थोड़ा ज्यादा खा लिया था इसीलिए उठकर गई है। मुझे तो लगता है हाजमोला खाने गई होगी। इस माहौल पर ना एक शायरी याद आ रही है। तो इरशाद है, 2 रोटी के बाद तीसरी पर खाना छोड़कर जाती हैं। 2 रोटी के बाद तीसरी पर खाना छोड़कर जाती हैं। कुछ इसी तरह मेरी सास सभी की सिंपैथी पाती है। वाह 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 वाह! अरे वाह वाह बोलो ना। क्या देखकर तूने इसे बहू बनाया था इस घर की, मुझे समझ में नहीं आता प्रेम। तेरी भाभी की इस बोली के कारण ना तेरा भाई कंवारा रह जाएगा, देख लेना। प्रिया, जिसका अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, मजाक के नाम पर वो सामने वालों को रुला देती थी। उसके लिए ये सब नॉर्मल था। पर विवेक की उम्र शादी की हो रही थी और उसकी भाभी की बोली के पीछे वो अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। आज सुबह एक लड़की का परिवार उसे देखने आता है। पुष्पा भाभी ने आप लोगों की तारीफ की तो मुझे लगा ये घर सही ही होगा, क्योंकि भाभी रिश्ते गलत नहीं देखती। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी जी। रिश्ते तो कभी गलत नहीं देखती मौसी जी। तभी तो अपने कलेशी बेटे के साथ लड़ाकू बहू ले आई। जोड़ी दोनों के बराबर जम रही है। सास दिन भर काम करती है, बेटे बहू आपस में लड़ते रहते हैं। एक दिन मुझे लगता है दोनों पति पत्नी के कलेश के बीच मौसी जी परलोक सिधार जाएंगी। एक शायरी बन रही है इस मौके पर, सुनाती हूँ। हाँ? इरशाद है, बेटा मारे बहू को ताना, बेटा मारे बहू को ताना, बहू मारे बेटे को चाटा, सास दिन भर घर में घूमती है लगाकर माथे पर आटा। वाह वाह बोलिए, वाह वाह। जी। जी, जी। जीजी कह सकती है आपकी बेटी मुझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? गीता। आपकी मुझसे बात तो हुई थी भाभी। अरे नहीं, नहीं गीता, वो क्या है ना, तुम जैसी 4-5 लड़कियों से बात हुई थी मेरी। तुम्हारे पहले भी कोई आकर गई है, तुम्हारे बाद भी कोई आएगी, सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है ना विवेक? ऐसी कोई बात नहीं है गीता जी। देखिए, मुझे कैसे आपका नाम याद है? अब आपका एड्रेस बताऊँ या क्वालिफ़िकेशन? और जहाँ तक बात रही 3-4 लड़कियों की, तो शादी के वक़्त सभी 2-3 रिश्ते तो देखते ही हैं। उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। शादी के पहले जो देखना है वो देख लो, शादी के बाद मत देखो, है कि नहीं?
बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विवेक जी। विवेक किसी तरह से संभाल ही रहा था कि प्रिया बोल पड़ती है। तुम कोर्ट में काम करती हो ना गीता? नहीं, अभी कहाँ, मैंने सोचा है कि आफ्टर मैरिज लॉ करूँगी। सही है, या तो तुम डांस क्लास जॉइन कर लेना, नहीं तो एडवोकेट बन जाना, सही है भई। अरे वाह! आप तो पारदर्शी नज़र रखती है। पर आपको पता कैसे चला गीता को डांस का शौक है? अच्छा, तो इसे डांस का शौक है? नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि जैसे डीआईडी में गीता माँ है, अपनी सोसाइटी में भी हो जाएगी और कोर्ट में तो सभी गीता पर हाथ रख कर ही कसम खाते हैं ना, इसलिए। बैड जोक नहीं है। मम्मी पापा चलिए यहाँ से, मुझे ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। जब बड़ी बहू पहले ही लड़की के पेरेंट्स की इंसल्ट कर रही हो, उसका खुद का मजाक उड़ा रही हो और सब चुप बैठे हो। जहाँ शादी के पहले ये ड्रामा हो रहा है, वहाँ शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। चलिए घर चलिए। और इस तरह विवेक का ये रिश्ता भी कट जाता है। आप नहीं चाहती ना भाभी कि मेरी शादी हो? मेरे सारे दोस्त मुझे यही कह रहे थे। कोई भाभी नहीं चाहती कि उसके देवर की शादी हो, क्योंकि देवर की शादी हो गई तो देवर भाभी के पल्लू से बाहर आ जाएगा। आगे जाकर देवरानी प्रॉपर्टी को आधा बांटने की बात भी करेगी। तो ऐसा कुछ ना हो इसीलिए ये सब कर रही है ना आप। मुझे घर में ही नहीं रहना मम्मी जी। जिस घर में वो देवर जिसे मैंने बेटे की तरह माना है, मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए प्रिया जोर-जोर से अपनी छाती पीट-पीट कर रोना शुरू कर देती है। मानो उसके देवर ने उसे 4 बातें ना बोली हो, 4 बार घूंसा मार दिया हो। विवेक, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुझे अपनी भाभी को। और प्रिया, तुम क्या इतना रो रही हो? मज़ाक-मज़ाक में तुम भी तो क्या कुछ नहीं बोल देती हो। विवेक भी तो मज़ाक कर रहा था, है ना विवेक? अ हाँ, भाभी मैं मज़ाक ही कर रहा था। सॉरी भाभी। प्रिया रोते-रोते अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। हो गया ना प्रिया, माफ कर देना विवेक को। प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा लैपटॉप बैग भी अंदर है। सर से मैंने बोला था लंच ब्रेक के टाइम में मैं वापस आ जाऊंगा। प्लीज मेरा लैपटॉप बैग तो दे दो। मेरी पूरे दिन की सैलरी कट जाएगी प्लीज। प्रेम गिड़गिड़ाता रहता है पर प्रिया दरवाजा नहीं खोलती। 3 घंटे बाद प्रेम अपने पापा मम्मी के कमरे में भागता हुआ जाता है। मम्मी पापा, लगता है प्रिया कुछ ज्यादा ही नाराज है। गई है तब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा खोल ही नहीं रही। कहीं वो, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ होगा। बहू ऐसा बचपना नहीं करेगी। कहीं वो बाथरूम में फिसल कर गिर तो नहीं गई होगी। गर्मी बढ़ गई है ना, बार बार नहाने की आदत तो जानते हैं आप उसकी। अरे हाँ, तूने तो मुझे डरा ही दिया। तुझे पता है पहले के जमाने का घर सही था। दरवाजे से ज्यादा खिड़कियां होती थी। अगर कमरा कोई अंदर से बंद भी कर लेना तो खिड़की खोलकर अंदर का हाल चाल देख लो। पर अब तो कोई खिड़कियां ही नहीं होती, सिर्फ एक दरवाजा होता है। अनु अपना फ़ोन उठाती है और अपनी बहू को फ़ोन लगाती है, पर प्रिया तो दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं थी। मैं समधन जी को फ़ोन मिलाता हूँ, शायद उनके कहने से बहू दरवाज़ा खोल दे। इतना बखेड़ा क्यों हो रहा है? आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। ज़िंदगी भर भाभी ने सबके साथ मज़ाक किया, कुछ देर उदास बैठ जाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। मेरे भी हाथ से 5 बार रिश्ता गया है, उदास तो मुझे होना चाहिए था। सुबह 11 से शाम के 5 बज जाते हैं। अभी भी प्रिया दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आई थी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है आप लोगों ने, जो ये दरवाज़ा बंद करके बैठ गई है? बता बेटा दरवाज़ा खोल। आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ समधन जी, पर आपकी बेटी मेरी भी बहू है। मेरे बेटे की जान बसती है उसमें। हमने तो आपको इसलिए बुलाया है कि आप प्रिया को प्यार से समझा सकें। अगर आप इस तरह परेशान होने लगेंगी तो कैसे चलेगा? प्रमोद के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, लगता है रात को बहू खाना बनाना नहीं चाह रही। कोई बात नहीं, हम सब बाहर जाकर खाना खा लेंगे। बहू, अगर तुझे भी हमारे साथ चलना हो तो काले रंग का कपड़ा पहन लेना। सब आज काले रंग का कपड़ा पहन रहे। वो तेरे देवर की शादी कटी है ना, इसके दुख में। प्रमोद के कहने की देर थी कि ब्लैक स्लीवलेस सूट पहनकर प्रिया हंसती हुई कमरे से बाहर आती है। डरा दिया था ना सभी को। क्यों प्रेम? वैसे पापा जी ने सही कहा, देवर जी का कट गया, देवर जी का कट गया। विवेक अपनी भाभी की ओर देखता है पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि प्रिया काफी देर नाराज रही थी। रात को सभी प्रिया को मनाने के लिए बाहर खाना खाने चले जाते हैं, पर विवेक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अरे प्रेम, साथ में गाड़ी में विवेक भी तो था। ये कहाँ रह गया? खाना आ गया, उसे फोन लगा। किसी के साथ फोन पर ही लगा हुआ है मम्मी, तभी तो अंदर नहीं आ रहा हूँ। जरूर गर्लफ्रेंड होगी, उसी के चक्कर में आज वाली गीता की झूठी कसम खा ली विवेक ने।
अपनी आंखों को घुमाती हुई अन्नू रेस्टोरेंट से बाहर गैलरी में खड़े विवेक के पास जाती है। विवेक बिल्कुल शांत, दोनों हाथों को बांधे ऊपर की ओर देख रहा था। क्या हुआ बेटा? तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए मम्मी। सभी को एक साथी की जरूरत होती है। तुम्हें पता है मेरा ब्रेकअप कितना बुरा हुआ था। उससे निकलने के लिए ही मैं शादी करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद भी भाभी की ऐसी बोली। देखा जाए तो दुख तो मुझे होना चाहिए था, पर भाभी को मनाने के लिए सब बाहर आए। आज वही दिन है जब मेरे हाथों से एक अच्छा रिश्ता चला गया। इन शॉर्ट, मेरे कटने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाभी को दो बातें बोल दी मैंने तो कमरा बंद करके बैठ गई थी। और वो कुछ भी करे तो वो सही। देख, मैं तुझे ये भी नहीं कह सकती कि उल्टा तू ही अपनी भाभी के साथ मजाक कर ले। एक बार तुमने दो बातें बोल दी तो कितना नाराज हो गई तेरी भाभी। पर ये क्या बात हुई मम्मी? आप सब कुछ कर लो और दूसरे के वक्त इस तरह मुंह फुलाकर बैठ जाओ। ये सही नहीं है मम्मी। प्रेम ये कह रहा था कि उसके कंधे पर पीछे से एक लड़की अपना हाथ रखती है। हेलो विवेक, कैसे हो तुम? इतने सालों बाद। अरे नेहा, तुम तो दिल्ली चली गई थी ना? बताइए आंटी जी, ऐसे कह रहे मिस्टर जैसे मैं आगरा के पागल खाने चली गई थी। जाने के बाद वापस नहीं आ सकती क्या? काफी दिन दिल्ली में रह चुकी हूँ, पर घर अपना अपना ही होता है यार। मुझे मेरा शहर याद आ रहा था। एंड शादी की उम्र है तो लड़कों को अपनी शक्ल भी दिखानी थी तो मैं यहाँ आ गई। हल्की फुल्की बात करने के बाद नेहा वहां से चली जाती है। विवेक नेहा से बात करने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तभी विवेक के फोन पर नेहा का कॉल आता है। वैसे विवेक, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ शायद। अगली सुबह अपना मोटा सा पेट लेकर नेहा विवेक के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे बहू, देख तो दरवाजे पर कौन आया है। अरे कौन होगा पापा जी, पुष्पा मौसी के सिवा। उनका हमारे सिवा है कौन? मौसी, आई एम कमिंग। प्रिया दरवाजा खुलती है और सामने एक लड़की को देखती है जो 9 महीने का पेट लिए अपने पति का नाम जपे जा रही थी। जी, आप कौन? क्या बताएं भाभी, वो घटिया आदमी हम दोनों के साथ खेल गया। आपको बनाया बीवी और हमको बनाया माँ। बहुत ही मुश्किल से हमको पता चले हैं कि ये उसका घर है। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा प्रेम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि क्या नाम था, हमें तो कछु मालूम नहीं, क्योंकि हम उनको सहरी बाबू कहते थे। ई तस्वीर है हमरे पास उनकी। देखिए, इनको कहीं देखे है का? प्रिया जैसे ही नेहा के हाथ से उस फोटो को लेती है, वहां विवेक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब फटेगा देवर जी का कच्चा। क्योंकि दरवाजे पर खड़ा है जच्चा और बच्चा। देखिए पापा जी, आपके लाडले बेटे ने आपको सीधा दादा बना दिया। आइए आइए बहन जी, मेरा मतलब है देवरानी जी। अंदर आइए, अंदर आइए। ये आप ही का घर है और ये साइड वाला कमरा भी आपका है। इतने सीरियस मैटर पर भी प्रिया को सिर्फ हंसी आ रही थी। वो जोर जोर से अपने देवर का मजाक उड़ा रही थी और इसी तरह पूरा घर एक साथ हॉल में जमा हो जाता है। मैं कसम खाता हूँ भाभी, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। ऐसे कैसे नहीं जानते देवर जी? अब तो मुझे लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका काटा नहीं था, आपने ही उसका काटा है और काफ़ी बड़ा काटा है। प्रूफ तो सब दिख रहा है, 9 महीने का बच्चा। फँस गए देवर जी तुम तो, अच्छा। मैंने भैया को कॉल किया है, भैया ऑफिस से निकल गए, वो आते ही होंगे। मैं दुनिया में किसी से कोई भी बात छुपा सकता हूँ पर भैया से नहीं। भैया नोज़ मी, उनको सारी बात बताऊँगा। और प्लीज़ मम्मी, तुम तो मेरा भरोसा करो, इस लड़की को मैं नहीं जानता। क्या नाम है तुम्हारा बहन? वाह सहरी बाबू, हमको माँ बनाकर हमसे हमरा नाम पूछत है। गौरी नाम है हमरा, गौरी। हमरा बच्चे भी तुमरा जैसा गौरा 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 बनेगा। हाँ, तब तो विश्वास कर लोगे ना। जेठानी जी, बड़ा प्रेम प्रेम कर रही थी। हमरा बच्चा अगर लड़का हुआ तो उसका नाम प्रेमी रखेंगे हम, दोनों के प्रेम की निशानी। छी छी छी, बड़े बेटे ने लड़की को भगाकर शादी की और दूसरे बेटे की करतूत पता पूछते पूछते खुद दरवाजे तक आ गई। इससे अच्छा तो भगवान हमें 7 बेटियां ही दे देता। अन्नू जी, कम से कम वो हमारी इज्जत तो रखती। प्रमोद जी की बातें चल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है देवर जी के ससुराल वाले आ गए हैं। मैं क्या कह रही हूँ, गौरी देवरानी जी, ये पकड़ो मेरा फ़ोन और अपने गाँव से सभी को बुला लो। यहीं सभी के सामने शादी कर देते हैं आप दोनों की।
वैसे ही एक मौके को देखकर ना मेरे दिमाग में एक शायरी आ रही है। आज लेने पड़ेंगे फेरे भले, आज लेने पड़ेंगे फेरे भले, पहले कहाँ हो बिन फेरे हम तेरे। बाजी वाह! अरे वाह, वाह बोलो ना। प्रिया दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पर प्रेम खड़ा था, जो अपने भाई के फुल ऑन सपोर्ट में था। ओ मैडम, कौन हो तुम? सब जानता हूँ मैं। तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, कितने पैसे लेकर मानोगी? पैसे नहीं नहीं जेठ जी। तुम नहीं मानोगी। अभी रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे क्या विवेक तुम भी ना, गौरी इस घर की बहू ऐसे बात नहीं करते। चलिए देवरानी जी मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। ये है आपकी प्यारी सासू माँ का कमरा। एक एक कर प्रिया सभी कमरों में गौरी को चक्कर लगवाती है और जैसे ही वो अपने कमरे में आती है, गौरी दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। मुझे पता है भाभी, कोई हमारी प्रॉब्लम समझे ना समझे, आप ज़रूर समझेंगी। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ ही रहना है। हमारे घर वाले आते ही होंगे, पर तब तक ना आपको सभी के फ़ोन छुपाकर इस कमरे में रखने होंगे। लगता है तुम्हारे में बच्चा पैदा होने के पहले फ़ोन चुराई की रस्म होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ले आते हैं। प्रिया ऐसी बावली हुई पड़ी थी कि नेहा उसे जो करने को कह रही थी, वो कर रही थी और यहाँ सभी के फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं, वहाँ बजती है दरवाजे की घंटी। जेठानी जी 1 मिनट, हमरे मायके वाले हैं, हम दरवाजा खोलत हैं। गौरी यानी कि नेहा दरवाजा खोलती है और एक के बाद एक काले कपड़ों में लाठी लिए 10-15 लोग अंदर आ जाते हैं। सभी के सामने गौरी अपना नकली पेट हटाती है जो कि एक तकिया था। तुम्हें याद है प्रिया? उस दिन मैं रिक्शे से गिर गई थी और तुम जोर-जोर से हंस रही थी और कुछ शायरी भी बना रही थी। ऐसे गिरा कचरे में और पता नहीं क्या-क्या। अब मैं करती हूँ तुम्हारा कचरा। क्या? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? मैंने तो बोला ही था भाभी आपको, पर आपको तो हँसी मज़ाक ही करना था, फँस गए ना हम। आए हुए लोग सभी के हाथ पैर बांध देते हैं और अनु के कमरे से चोरी का एक ड्रामा कर सभी चले जाते हैं। इस हादसे के बाद प्रिया का ये वक्त बेवक्त का मजाक बनाना खत्म हो जाता है और नेहा का ये राज उसके विवेक और अन्न के बीच ही रहता है। रविवार के दिन सुबह सुबह गौतम के फोन की घंटी बजती है। फोन की आवाज से गौतम की आधी नींद खुलती है और वो बिना देखे फोन अपने कान में लगाता है। फोन के दूसरी तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर गौतम फटाक से बिस्तर से उठ जाता है। जी, गौतम शाह बात कर रहे हैं? मैं अहिल्या नगर थाने से इंस्पेक्टर चौधरी बात कर रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं गौतम शाह बात कर रहा हूँ। कार्तिक और वेदांत आपके ही बच्चे हैं ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कार्तिक और वेदांत हमारे ही बच्चे हैं। कार्तिक मेरा बेटा है और वेदांत मेरे भाई का बेटा है। क्या आपको पता है इस वक्त आपके बच्चे कहाँ हैं? पुलिस इंस्पेक्टर गौतम से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अधूरी नींद में गौतम उनके सवाल के जवाब दे रहा था। तभी गौतम की पत्नी गौतमी कमरे में आ जाती है। अरे, किसका फोन है और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो वो तो ट्यूशन गए हैं। अभी 1 घंटा हुआ घर से निकले। रविवार के दिन कौन सा ट्यूशन है उनका? ये वो ओह! मिस्टर गौतम शाह, बच्चे ट्यूशन कब गए थे रविवार के दिन? उनका कौन-सा ट्यूशन होता है? ये चर्चा विनियम अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से पुलिस थाने आ जाइए, यहाँ आकर आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं 10 मिनट में थाने पहुँचता हूँ। आधी अधूरी नींद और सुबह-सुबह पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन, इन सब से सुबह-सुबह शाह परिवार में हलचल मच गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आने के बाद गौतम तुरंत अपने भाई राजीव को आवाज़ लगाता है और 10 मिनट से पहले दोनों भाई अपनी-अपनी पत्नियों को लेकर पुलिस थाने पहुँच जाते हैं। अपने बच्चों को पुलिस स्टेशन में देखकर सब चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? ये सब आपने हमारे बच्चों के हाथों में हथकड़ियाँ क्यों लगाई हैं? ये मासूम और छोटे बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है? और थोड़ी बहुत शैतानी भी की होगी, तो क्या आप इतने छोटे बच्चों को इस तरह से हथकड़ियाँ डलवाओगे? अब मस्ती और शैतानी बच्चे नहीं करेंगे, तो फिर क्या आप और हम करेंगे? पुलिस थाने आते ही गौतम और राजीव ने चौकीदार की ही चौकीदारी करना शुरू कर दिया था। कहीं देर से इंस्पेक्टर राजीव और गौतम की बातें, सवाल आरोप सब शांत खड़े होकर सुन रहा था। राजीव और गौतम की सवाल जवाब खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर साहब उनसे कहते हैं, अगर आप दोनों के सवाल जवाब खत्म हो गए होंगे तो मैं बात करूं। आपको शिकायत है ना कि मैं इतने मासूम और छोटे बच्चों के हाथों में हथकड़ियां क्यों डलवाई है मैंने? सच कहूं तो इतने छोटे बच्चे के हाथों में हथकड़ियां देखना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता चला ना कि इन्होंने क्या किया है तो सिर्फ हथकड़ियां क्या, आप खुद कहेंगे इंस्पेक्टर साहब इन्हें जेल में डालिए। हम ऐसा क्यों कहेंगे? वो भी हमारे ही बच्चों के लिए। उसने ऐसा क्या किया है? ये तो बेचारे रविवार के दिन सुबह-सुबह अपना टेस्ट देने ट्यूशन क्लास गए थे।
तो आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि आपके बच्चे घर से निकलकर कम से कम 1.5 घंटा हुआ वो घर से निकले थे ट्यूशन क्लास जाने के लिए। पिछले 1 डेढ़ घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आपके बच्चे ट्यूशन क्लास की जगह पुलिस थाने आ गए? इंस्पेक्टर साहब के इस सवाल ने पुलिस स्टेशन में पूरी तरह से शांति फैला दी थी। गौतम और सूरज अपनी अपनी पत्नियों की तरफ देख रहे थे। तभी पुलिस थाने में ट्यूशन टीचर की एंट्री होती है। आपके बच्चे ट्यूशन क्लास से पुलिस स्टेशन कैसे आ गए हो, जाने दो। आपको इतना तो पता ही होगा कि क्या आपके बच्चे ट्यूशन कहाँ जाते हैं। आपके कपड़ों से तो लगता है कि आप ठीक ठाक सोसाइटी में रहते होंगे। फिर आपके बच्चे शहर के बाहर जो पुरानी बस्ती है वहां क्यों जाते हैं? क्या पुरानी बस्ती में? नहीं नहीं, हमारे बच्चे ट्यूशन क्लास पढ़ने किसी पुरानी बस्ती में नहीं जाते। हम हर महीने उनके 5,000 ट्यूशन के देते हैं। हमारी सोसाइटी से थोड़ा आगे निकलकर कोई उपाध्याय सर करके हैं, उनके पास जाते हैं हमारे बच्चे। है ना गौतमी? उपाध्याय सर के पास ही जाते हैं ना हमारे बच्चे। गौतम गौतमी की आंखों में आंखें डालकर कुछ पूछ रहा था, लेकिन गौतमी अपनी नजरें चुरा रही थी। मिस्टर शाह, आपके बच्चे जिस उपाध्याय सर के पास ट्यूशन लेने जाते हैं ना, वो यही हैं। और ये आपकी सोसाइटी के पास नहीं रहते, शहर से दूर एक पुरानी बस्ती में रहते हैं। अरे, ये हमारे बच्चों का ट्यूशन टीचर कैसे हो सकता है? इसे तो खुद किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इस बात की ट्यूशन लगाने की जरूरत है। आपके बच्चे खुद से उनके पास तो नहीं गए होंगे। आपके बच्चों का इनके पास ट्यूशन आपके घर के किसी सदस्य ने ही लगाया होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपके बच्चे इनके पास ट्यूशन क्यों जाते हैं। जाते हैं तो पिछले 10 दिनों से क्यों नहीं गए, और अगर पिछले 10 दिनों से वो ट्यूशन नहीं गए हैं तो वो घर से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, और ट्यूशन जाने वाले बच्चे पुलिस थाने कैसे आ गए? गौतमी, रानी, पहले ही ये सब तमाशा देखकर मेरा खून खौल रहा है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात हद से आगे ना बढ़ जाए तो जल्दी बताओ, हम हर महीने तुमको 5,000 दे देते हैं बच्चों की ट्यूशन के लिए। फिर भी तुमने बच्चों का ट्यूशन इतनी दूर और घटिया बस्ती में क्यों लगवाया है, और हमसे झूठ क्यों बोला? हमारे बच्चे पिछले 10 दिनों से ट्यूशन क्लास नहीं गए हैं। ये बात तुम्हें पता कैसे नहीं चली? घर में रहती हो ना दिन भर। कार्तिक को ये बुक खरीदनी है, वेदांत को वो पेन खरीदना है, ये बोलकर हमसे पैसे लेती रहती हो। फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारे बच्चे ट्यूशन छोड़कर इधर उधर घूम रहे हैं। उन पर 14-15 साल की उम्र में पुलिस स्टेशन आने की नौबत आ रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पुलिस स्टेशन से आए हुए फोन में शाह परिवार में सुबह सुबह हलचल मचा दी थी। अपने बच्चों को पुलिस स्टेशन में देखकर उनका ट्यूशन किसी घटिया और दूर की बस्ती में है, और पिछले 10 दिनों से वो ट्यूशन क्लास गए ही नहीं है। ये बात सुनकर राजू और गौतम दोनों का गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अभी भी सवाल ये था कि 14-15 साल के बच्चे ट्यूशन जाने वाले बच्चे पुलिस थाने कैसे आ गए। ये सवाल आपको भी सता रहा है ना? तो आइए कहानी शुरू से देखते हैं। घर से ट्यूशन का निकल कर बोलने वाले कार्तिक और वेदांत पुलिस थाने कैसे पहुंच गए? कुछ महीने पहले। रानी, इस महीने अनुपमा ने अपने गले में जो हार पहना था, हाय मेरा तो दिल आ गया उस नेकलेस पर। तुम्हें तो पता है हमारी किटी पार्टी की सारी लेडीज मुझे डुप्लीकेट अनुपमा कहते हैं। वैसे तो मैं ओरिजिनल अनुपमा से कम नहीं हूँ। खैर, हमारे पति हमें हर महीने 25,000 देते हैं खर्च के लिए। अब वो हर काम से कम 17,000 का अब वो हार कम से कम 17,000 का होगा, इसलिए इस महीने का पूरा खर्चा मुझे सिर्फ 8,000 में चलाना पड़ेगा। अरे दीदी, आप भूल गई क्या? 16 तारीख को हमारी किटी पार्टी भी है। नेकलेस खरीदने के बाद आपके पास जो 8,000 बचेंगे, उसमें से कम 4,000 आपको किटी पार्टी में देने पड़ेंगे। एक काम करो ना रानी, इस महीने का पूरा घर खर्च तुम्हें जो पैसे मिलते हैं उसमें से चला लो। ऐसे कैसे? मैं गोपी बहू की तरह साड़ियाँ ऑर्डर की है मैंने, और कोकिला मोदी की तरह गहने। इस महीने तो मुश्किल से मेरे पास 2-4 हज़ार बचेंगे, वो भी मुझे किटी पार्टी में लगेंगे। तो मैं कहने वाली थी, इस बार आप ही मेरा पार्लर का खर्चा उठाइए, लेकिन आपके पास भी कुछ नहीं है, कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। गौतमी और रानी शाह परिवार की दो बहू हैं। वैसे तो शाह परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। गौतम और रानी दोनों के पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। ससुर रिटायर्ड शिक्षक हैं, लेकिन गौतम और रानी के शौक किसी महारानियों से कम नहीं। चाहे बर्तन साफ करने हो या खाना बनाना हो, हर रोज वो घर में महंगी और डिजाइनर साड़ियां पहनती हैं, और साथ में कोई सिंपल ज्वेलरी नहीं, बिल्कुल टीवी की हीरोइन अपनी शादियों पर पहनती है ऐसे गहने। हर रोज इस तरह सज संवर कर ही गौतमी और रानी घर के सारे काम करती हैं। घर खर्च के लिए दिए हुए पैसे घर खर्चे में कटौती कर करके वो दोनों बचाती हैं और खुद पर उड़ाती रहती है। ऐसा नहीं है कि उन दोनों को खुद के खर्चों के लिए पैसे नहीं मिलते। उनके पति उन्हें घर खर्च के अलावा खुद के खर्चे के लिए भी पैसे देते हैं, लेकिन उन दोनों के शौक इतने ज्यादा हैं कि उन्हें अपने अपने पतियों के दिए हुए पैसे बहुत कम लगते हैं। इसलिए वो हर सुबह पैसे बचाने की कुछ न कुछ तकनीक ढूंढती ही रहती हैं।
क्या हुआ रानी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक लगता है। इस महीने का पार्लर का खर्चा निकालने का कुछ ना कुछ आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ ही गया है। मेरे साथ रहते रहते आप मुझे कुछ ज्यादा ही पहचानने लगी हो दीदी। बिल्कुल सही कहा आपने। सुबह से मैं ऐसी बात की टेंशन ले रही थी कि किटी पार्टी को तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन किटी पार्टी में ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगी। कुछ क्लीन अप पीन अप करना होगा कि नहीं, इसलिए सुबह से दिमाग लगा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, ढूंढने जाओ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मुझे भी मिल गए, और 1000 2000 नहीं, पूरे के पूरे 6000। 6000? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? इसमें तो हम दोनों का पार्लर हो जाएगा, और पार्लर हो जाने के बाद भी कुछ पैसे बचेंगे। लेकिन सच सच बताओ, ये पैसे तुमने देवर जी के पर्स से चुराए हैं ना? हाँ हाँ, बताओ जल्दी। दीदी, माना कि मैं क्या, हम पैसे लगाते हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अगर पैसे पति के जेब से ही हड़पने होते हो तो पैसों के लिए इतनी कटौती ना करती मैं। पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग। हाँ बाबा, मजाक कर रही हूँ। मुझे पता है तुमने देवर जी के पर्स से पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन तुम्हारे कमाई का राज क्या है वो तो बताओ। कुछ नहीं, बुआ जी के यहाँ उनके नातिन का मुंडन है। बड़ी मास बड़ी मस्का पॉलिश की सासू माँ को, तभी उन्होंने मुझे ये शगुन का पैकेट दिया है, बुआ जी को उनके नातिन के मुंडन के कार्यक्रम में देने के लिए। अब वैसे तो इस पॉकेट में 6000 है। मतलब क्या हमारी प्यारी सासू माँ को लगेगा कि हमारे घर से बुआ जी के घर 6000 गए हैं? लेकिन ये पैकेट तो बुआ जी के घर में जाएगा, लेकिन इसमें 6000 नहीं आएंगे। इसमें हम डालेंगे सिर्फ 500 रुपए। इतने बड़े कार्यक्रम में हमने कितने रुपए दिए हैं, ये कौन देखने वाला है? और बाकी जो पैसे यानी 5500 रुपए बचेंगे, वो हमारी जेब में। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। बुआ जी और हमारी सासू माँ की हर दिन 1 2 दिन बाद फोन पर बात होती ही रहती है। भले ही कार्यक्रम में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद बुआ जी ने शगन में कम पैसे क्यों दिए, ऐसा कुछ हमारी सासू माँ से पूछ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और हमारी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्या दीदी, आप भी कितना डरती हो? हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? इतने सालों से हम यही तो कर रहे हैं। आज तक कभी पकड़े गए? इस बार भी हम बिल्कुल भी पकड़े नहीं जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्लान है। हम बुआ जी के घर पर जाएंगे, उनका फंक्शन अटेंड करेंगे, और वहां से कुछ ना कुछ मसालेदार झगड़े का बहाना लेकर आएंगे, ताकि कुछ दिनों तक हमारी सासू माँ और बुआ जी की बातचीत बंद रहे। सच में गौतमी, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। तुम्हारा दिमाग तो चलता ही है, लेकिन भगवान जी भी हमारे बारे में हर महीने कुछ ना कुछ सोचते ही हैं। इसलिए हमारे शौक पूरे करने के लिए हमें पैसे मिल ही जाते हैं। अब इतने पैसे मिले ही है ना, तो वो अनुपमा की सौतन है ना, उसने अपने रिसेप्शन पार्टी पर जैसा मेकअप किया था ना, मैं भी बिल्कुल वैसे ही मेकअप करूंगी। अरे जब किटी पार्टी में एंट्री मारूंगी ना, तब वो शर्मा और देश पांडे मुझे देखकर बस देखते ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। वो दोनों हम दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी पर बड़ी ही जलील है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। वो दोनों हम दोनों देवरानी जेठानी की जोड़ी पर बड़ी ही जलती हैं। हमेशा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उनसे कम थोड़े ना है। हर किटी पार्टी में हम दोनों ही चमकते हैं, और इस बार की किटी पार्टी में भी हम दोनों ही चमकेंगे। इतना चमकेंगे कि हमारी चमक के आगे वो मिसेस शर्मा और देश पांडे जलकर बिल्कुल राख हो जाने चाहिए। हाँ बाबा, बिल्कुल वैसा ही होगा। इस महीने का जैसे तैसे हो गया, लेकिन मुझे असली चिंता तो अगले महीने की ही है। अगले महीने बच्चों की ट्यूशन की फीस भरनी है। 3 महीनों से जैसे तैसे मैं उसे ट्यूशन टीचर कुछ बहाने बना रही हूँ, लेकिन अगले महीने बच्चों के एग्जाम्स हैं। अगर अगले महीने ट्यूशन टीचर के पैसे हमने नहीं दिए ना, तो हमारे बच्चों को वो ट्यूशन टीचर ट्यूशन से निकाल देगा। दीदी आप टेंशन मत लो। 3 महीने बहाने इसलिए बनाए हैं कि अगर वो कुछ ज्यादा नाटक करने लगेगा, तो हमारे बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, छुड़ा देंगे उनका ट्यूशन। और रही बात एग्जाम के दिनों में कुछ थोड़ा बहुत सीखने की, तो हम घर में ही सिखा देंगे। 5000 महीने के हैं, भगवान 15,000 कौन देगा उन्हें अगले महीने? नहीं नहीं, अगले महीने हम बच्चों को कहेंगे कि ट्यूशन में कुछ शैतानी करके आना, किसी का सर फोड़ देना या किसी से सर फोड़ लेना। फिर हम ट्यूशन टीचर से जाकर बहुत बड़ा झगड़ा कर लेंगे। फिर हमें बच्चों के ट्यूशन के 15,000 देने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह रानी, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे 15,000 बच तो जाएंगे, हमारे कितने सारे गहने और एक एक दो दो डिजाइनर साड़ियां आ जाएंगी। लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमें उनकी किताब में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता। और एक बात, अगर हमने उनका ट्यूशन छुड़ा दिया तो उनके ट्यूशन के लिए हम जो पैसे अपने पतियों से लेते हैं वो तो बंद हो जाएंगे। दीदी मैं हूं ना, आप उसकी चिंता मत करो। अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ू दिमाग लगा ही लूंगी। आप बस इस 5500 रुपए की मौज करो। अगले महीने का अगले महीने देख लेंगे। रानी और गौतमी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी उनकी सास उर्मिला उन्हें आवाज लगाती है। ओ बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम लोग?
ये लो पैसे, आज मेरे घुटने में बहुत दर्द है। आज तुम दोनों ही मार्केट से सारी सब्जियां और महीने भर का राशन और बाकी घर का सामान लेकर आ जाना। मुझसे तो नहीं होगा बाबा। देखो दीदी, भगवान ने हमारे अगले महीने के खर्चे इंतजाम करना अभी से शुरू कर दिया है। आप हमारी सासू माँ हमें पूरे महीने के राशन पानी के लिए कुछ न कुछ पैसे देंगी। हम सस्ती सब्जियां खरीद कर लाएंगे जैसे हमेशा लाते हैं। राशन में भी कम ज्यादा कर देंगे, जैसे तैसे करके पैसे बच ही जाएंगे। खुद के खर्चे और शौक पूरे करने के लिए रानी और गौतमी कुछ न कुछ दिमाग हमेशा लगाती रहती थी। टीवी सीरियल के हीरोइन की बराबरी करने के लिए वो अपने ही घर वालों को रूखा सूखा खाना तक खिलाते थे। पिछले कई सालों से उनके घर में यही सब चल रहा था। कभी यहाँ से कटौती करो तो कभी वहां से कटौती करो, लेकिन जितने भी पैसे उन्हें मिलते थे, जितने भी पैसे उनके पास आते थे, पूरे के पूरे गहनों पर, डिजाइनर साड़ियों पर और किटी पार्टी पर वो खर्च कर देती थी। खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का उनके सर पर इतना भूत सवार था कि पूछो ही मत। इस महीने का जैसे तैसे उन लोगों ने मैनेज कर लिया था, लेकिन उन्हें अगले महीने की चिंता सता रही थी और उसी का इंतजाम करने दोनों देवरानी जेठानी लगी पड़ी थी। ये बच्चों का ट्यूशन टीचर बिना उसके 15,000 है। हमारी तरफ 30,000 बार फोन कर चुका है। आज बच्चों को बताना ही होगा, ट्यूशन में इतना बतंगड़ बना के हमें आना पड़े और झगड़ा करना पड़े। ये झगड़ा ही तो बहाना है हमारे 15,000 बचाने का। लेकिन फिर बच्चों के ट्यूशन के लिए हमें हर महीने जो 5,000 मिलते हैं उसका क्या? वो बंद हो जाएंगे तो हमारा खर्चा कैसे मैनेज करेंगे हम? सिंपल सी बात है, उसके लिए भी मैंने कुछ सोच लिया है। ये उपाध्याय टीचर कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। उसके साथ झगड़ा कर लेंगे और हमारे मोहल्ले की कुछ मोहल्ले छोड़कर, कोई 2-4 गलियां हैं वो छोड़कर आगे एक बस्ती है। वो कोई लड़का ट्यूशन लेता है, सिर्फ 500 लेता है। एक बच्चे के, दोनों के वो 1,000 रुपए लेगा। हम हमारे बच्चों को वहां भेजेंगे ताकि पैसे भी बच जाएंगे और हम हमारे पतियों को पता भी पाएंगे कि हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं। अब वो थोड़ी ना देखने वाले हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं ट्यूशन के लिए। सच में धन्य हो तुम। तो इसलिए मैं किटी पार्टी कर पा रही हूँ, तुम हो इसलिए मैं डिजाइनर साड़ियाँ पहन पा रही हूँ, और सिर्फ तुम हो इसी वजह से मेरे पास इतने सारे गहने हैं। चलो आज ही जाकर बच्चों के ट्यूशन टीचर से झगड़ा करते हैं और बच्चों का ट्यूशन बदल देते हैं। गौतमी और रानी खुद के शौक पूरे करने के लिए इतना गिर गए थे कि बच्चों की शिक्षा तक के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार थे। उसी दिन शाम को गौतमी और रानी ट्यूशन टीचर के साथ झगड़ा करते हैं। उसके पैसे भी नहीं देते और बच्चों का ट्यूशन बदल देते हैं। कहाँ से पता मिला था, बस एक बार बच्चों को भेज देते हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे रहते हैं, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। बच्चे वहां ट्यूशन जाने लगे, फिर गलत संगत, चोरी चपाटी, मारा मारी, ये सब कुछ करने लगे। लेकिन गौतमी और रानी बच्चों का बिगड़ा हुआ बर्ताव देखकर भी बिल्कुल चुप थे। उन्होंने उसके पीछे की वजह जानने की भी कोशिश नहीं की। बच्चे इतने बिगड़ गए और बात इतनी हादसे की बढ़ गई कि पुलिस थाने तक आ गई। कुछ महीने बाद पुलिस थाने में। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ गौतमी, रानी, सब कुछ सच सच बताओ। हाँ भैया, हमने ही बच्चों को उस बस्ती में ट्यूशन के लिए भेजा था। अरे लेकिन क्यों? पैसे बचाने के लिए। हमने हमारे शौक इतने बड़े कर रखे हैं कि आप हमें जितने भी पैसे देते हो कम ही लगता है। हमारे शौक पूरे करने के लिए हमने बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ की, लेकिन हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो खुद के डिजाइनर साड़ियाँ और गहनों के आगे हमने हमारे बच्चे को भी नहीं देखा, हमें हमारे बच्चे भी नजर नहीं आए। कभी कभी इंसान खुद की दुनिया में इतना खो जाता है कि अपनी वजह से वो अपनों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये बात भी उसके ध्यान में नहीं आती। ऐसा ही कुछ रानी और गौतमी ने भी किया था। पुलिस थाने में गौतमी और रानी अपने अपने पतियों के सामने गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, अपनी अपनी गलतियां मान लेती है। लेकिन उनके पति उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाले थे, क्योंकि उनके शौक पूरे करने के चक्कर में उनके बच्चे बिगड़ गए थे।